नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो सेकंड सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत टोटल मिलाकर मिल जाएगी 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाता है इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट का नाम है डिटेल वाला, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझिए। तो देखिए आपके पास में हार्ड ड्राइव वगैरह, मॉनिटर, सीपीयू या फिर जो आपका कंप्लीट रूप से कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। और एक तरफ होता है आपका यूज़र। तो यूज़र है और हार्डवेयर है, इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इन दोनों में इंटरेक्शन करने के लिए ब्रिज के फॉर्म में एक सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है यूज़र की, उनको हार्डवेयर से करवाने और हार्डवेयर की जो भी चीज़ें हैं वो यूज़र को दिखाने, इस प्रकार से ये जो है ब्रिज या इंटरफेस के रूप में काम कर लेता है। यानी सिंपल अगर बोले तो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ब्रिज का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे अगर बात करें हम, तो यहाँ जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी सॉफ्टवेयर उपयोग किए जाते हैं, जो भी एप्लीकेशंस या जो भी प्रोग्राम उपयोग किए जाते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रख देते हैं। तो यहाँ देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस को समझाइए, फंक्शंस को समझाइए। तो डेफिनेशन तो हम समझ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूज़र और अन्य प्रोग्राम्स के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और यह कंप्यूटर को एफिशिएंटली और कन्वीनियंटली यूज़ करने में मदद करता है बिना किसी दुविधा के। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूज़र हार्डवेयर को जो है इस प्रकार से काम करवाने में सक्षम नहीं होगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ से विंडोज़ मिल जाता है, लाइनेक्स मिल जाता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉयड मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आ जाती है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस की। फंक्शंस का मतलब इसके जो मुख्य रूप से जितने भी काम होते हैं वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ तो मेमोरी मैनेजमेंट मिल जाता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, जॉब अकाउंटिंग मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इसके अलावा डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट है, कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस में, मॉनिटर हेल्थ को मॉनिटर करता है, नेटवर्किंग मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ चलते हैं हम हमारे कंप्यूटर में सेटिंग में, और सेटिंग में चलने के बाद देखिए आपको जो है सेटिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। सेटिंग के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती है? जैसे सबसे पहले देखोगे तो हम सिस्टम के अंतर्गत जाकर या होम में चलकर जो है बेसिक चीज़ें देखिए, हमारे जो ज़्यादातर चीज़ें काम आती है वो होम में मिल जाती है। जैसे मान लीजिए रिकमेंडेड सेटिंग आपको देखने को मिल जा रही है, माउस कर्सर इंक्रीज है, या जो भी चीज़ें रिसेंट एक्टिविटी, पर्सनलाइज की सेटिंग मिल जाती है। डिवाइस की इन्फो देखना है, जैसे डिवाइस इन्फो देखना है तो आप मोर में जाकर जो है डिवाइस इन्फो देख सकते हैं। जैसे स्टोरेज आपकी 1.5 TB के आसपास आपको देखने मिल जाएगी, 12 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, 16 GB की रैम है, 12th जनरेशन का i5 प्रोसेसर है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग करने को मिल जाती है। ब्लूटूथ एंड डिवाइस मैनेजमेंट कर सकते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी हो उसको मॉडिफाई करना, उसको रिपेयर करना, ऐड करना या कस्टमाइज़ करना, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती है। नेटवर्क और इंटरनेट की सेटिंग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं आप। पर्सनलाइजेशन, डेस्कटॉप की स्क्रीन है, थीम्स है, सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ऐप्स को अनइंस्टॉल करना या ऐप में कॉन्फ़िगरेशन करना है, रिज्यूम करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट ऐप वगैरह जो भी। उसके बाद आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, यूज़र अकाउंट की सेटिंग को मेंटेन कर सकते हैं, एक से अधिक यूज़र अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, डेट एंड टाइम की सेटिंग है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, किसी हैंडीकैप पर्सन या किसी प्रकार से किसी दिक्कत का सामना कर रहा है तो उसके लिए भी यहाँ पे सेटिंग हो जाती है। जैसे कलर फिल्टर है, टेक्स्ट कर्सर है, माउस का कर्सर है, सारी चीज़ें यहाँ से बढ़ाई जा सकती है। हेयरिंग डिवाइस मेंटेन की जा सकती है, कैप्शंस वगैरह है, स्पीच, कीबोर्ड, माउस, इन सब की सेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंतर्गत मिलेगा, जैसे कैमरा की सेटिंग, कैमरा एक्सेस करना है, लोकेशन एक्सेस करना नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। इसके अलावा आपको जो विंडोज़ की परमिशंस है वो भी मिलेगी। साथ ही विंडोज़ की सिक्योरिटी बोले तो वायरस एंड थ्रेड्स है, या जो भी आपका अकाउंट है, फायरवॉल है, ब्राउज़र है, इन सब की सुरक्षा से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे विंडोज़ सिक्योरिटी के अंतर्गत सीधे तौर पर देखें तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आपका विंडोज़ डिफेंडर होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखोगे तो इसमें आपको सेटिंग मिल जाती है और विंडोज़ अपडेट की, यानी कि आपका सिस्टम समय समय पर अपडेट होते रहता है। तो ये सारे फीचर्स या सारे फंक्शंस आप लिख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम के
फंक्शंस के रूप में है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। इन सारी चीज़ों की डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल रही है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन उनके सॉल्यूशन की, तो आप जो है इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 5 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को समझाइए। अब यूज़र की रिक्वायरमेंट और फंक्शनैलिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच मतलब उदाहरण के लिए प्रोसेस है, तो प्रोसेस है, प्रोसेस का एक ग्रुप है। प्रोसेस के ग्रुप को हमने क्या करे हैं, एक नाम दे दिए हैं। जैसे 10 प्रोसेस है और 10 प्रोसेस के ग्रुप को एक नाम दे दिए ए, तो ए हो गया एक बैच। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने 10 और प्रोसेस बनाया और 10 प्रोसेस के दूसरे ग्रुप को नाम दे दी बी, तो ये जो है आपके ए बैच हो गया, बी बैच हो गया, जैसे क्लासेस के बैच होते हैं। तो ऐसे बैच में अगर कोई प्रोसेस हैंडल की जा रही है तो उस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। यानी कि जॉब्स या प्रोसेस को ग्रुप में रखा जाता है कलेक्ट करके और एग्जीक्यूट किया जाता है। सीपीयू को यूज़र को सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। जैसे आईबीएम के मेन फ्रेम इसके एग्जांपल है। फीचर्स की अगर बात करें तो एफिशिएंट टू लार्ज जॉब, यानी कि बड़े बड़े जो जॉब होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नो इंट्रैक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यूजेस जॉब शेड्यूलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यूज़र है, यूज़र 1 2 3 4 5, जॉब 1 जॉब 2, इस प्रकार से। यहाँ ऑपरेटर है, यहाँ देखिए जॉब बैच में बन गई है। 4-5 जॉब मिलाकर हमने एक बैच बना दिए और दूसरी 4-5 मिलाकर दूसरा बैच बना दिए और फिर उसके बाद सीपीयू को दी हैं तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट मिल जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग मतलब आपके पास में 4 प्रोसेस है, चारों प्रोसेस को स्लाइस में बांट दिए, यानी कि 10-10 सेकेंड सबको दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से टाइम शेयरिंग है। यानी कि मल्टीपल यूज़र से मल्टीपल प्रोग्राम को सीपीयू शेयर किया जाता है थोड़ा थोड़ा समय। तो जो हर एक टास्क है उसके लिए एक स्मॉल टाइम स्लाइस मिल जाता है, जैसे 10-10 सेकेंड। ठीक है, टाइम क्वांटिंग हो सकता है। जैसे विंडोज़ हम देख सकते हैं, लाइनेक्स देख सकते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। इंटरेक्टिव सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है, मल्टी यूज़र सपोर्ट मिल जाता है, फास्ट रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिए सीपीयू है, सीपीयू ने सभी को एक प्रकार से एक निश्चित टाइम स्लाइस दे दिया है। तो ये डायग्राम वगैरह ऐसे बनाकर आप जो है एग्जीक्यूट या फिर लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ऐसे नेक्स्ट मिल जाता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूज़र मतलब एक ही सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल लोग काम कर पाते हैं, तो वो कहलाता है आपका मल्टीपल यूज़र। यानी कि सिस्टम के रिसोर्सेज मल्टीपल लोग यूज़ कर पाते हैं। जैसे यूनिक्स है, लाइनेक्स सर्वर है, इसके मेन एग्जांपल है। जैसे यूनिक्स का एक एग्जांपल है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स तो आप देख सकते हैं फ्री और ओपन सोर्स देखने को मिल जाता है। रिसोर्स शेयरिंग आपको मिल जाती है, इसके अंतर्गत सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल मिल जाता है, एफिशिएंट यूज़र मैनेजमेंट मिल जाता है और साथ ही नेक्स्ट देखें तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाता है। रियल टाइम मतलब इमीडिएट रिस्पॉन्स यहाँ मिल जाता है, तुरंत। तो जैसे उदाहरण के लिए देखें एम्बेडेड सिस्टम, रोबोटिक्स, रोबोट के लिए देखें, एयर ट्रैफिक कंट्रोल देखें तो एक्यूरेट टाइम पे ही एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए इन्हें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ पे मिल जाते हैं हार्ड रियल टाइम, जो कि डेडलाइन स्ट्रिक्ट होते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम जो हो जाते हैं सम डिले, थोड़ा बहुत डिले हो जाते हैं। जैसे हार्ड रियल टाइम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, इसमें आ जाती है मुख्य रूप से, जैसे मान लीजिए रॉकेट लॉन्च करना है, जैसे चंद्रयान वगैरह जो मिशन है वो भेजे जाते हैं, तो एक मतलब एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, कितनी एक एक्यूरेट टाइम पे भेजना है, तो वो उसके लिए हो जाती है डेडलाइन स्ट्रिक्ट। और जैसे गेम्स वगैरह खेलते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग चलती है, तो उसमें कुछ डिले हो सकता है। तो 2 प्रकार की रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। फिर हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, बोले तो नेटवर्क से कनेक्ट करके हम सिंगल सिस्टम की तरह इसको वर्क कर लेते हैं। जैसे गूगल का क्लस्टर सिस्टम है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाता है। यहाँ रिसोर्स की शेयरिंग की जा सकती है, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है और फॉल्ट टॉलरेंस यहाँ देखने को मिल जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाते हैं, जैसे सेंट्रल सर्वर के लिए जो होता है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे नोवल नेटवेयर है, विंडोज़ सर्वर है, फाइल शेयरिंग यहाँ मिल जाती है, प्रिंटर की शेयरिंग मिल जाती है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार देखे हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे। इनको आप लिख सकते हैं इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स को समझाइए और सर्विसेज क्या होती है, तो इनको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो यहाँ सबसे पहले बात करें कंपोनेंट्स, बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे कि अभी हमने फंक्शंस के बारे में देखा था। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट में देखें तो प्रोसेस मैनेजमेंट आ जाता है, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रेटर यहाँ मिल जाता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है।
तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ कर्नल्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कोर पार्ट होता है जो पूरी प्रोसेस को हैंडल करता है, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी CPU शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, ये चीज़ें मिल जाती है। लाइनेक्स कर्नल है, विंडोज़ NT कर्नल है। सेल यूज़र से इंटरेक्शन, यानी यूज़र और कर्नल के बीच में, दोनों के बीच में ब्रिज का काम कौन करेगा? सेल। तो कमांड को ले जाने और आउटपुट दिखाने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कमांड लाइन इंटरप्रेट हो सकता है जो कि डॉस में चलता था, और एक चलता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो कि विंडोज़ में चलता है। फिर हो जाते हैं फाइल सिस्टम, फाइल को स्टोर करना, फाइल को क्रिएट करना, रिट्राइव करना, डिलीट करना, ये सब हो जाते हैं फाइल सिस्टम। फाइल एलोकेशन टेबल और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, एक्सफेड भी उपयोग किया जाता है जो कि लाइनेक्स वगैरह या फिर मैक में उपयोग किया जाता है। डिवाइस ड्राइवर, हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ जाती है सॉफ्टवेयर की, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिस्टम यूटिलिटीज़ मिल जाती है जो बेसिक फंक्शंस को एनहेंस करने देती है, जैसे डिस्क क्लीनअप है जो अनावश्यक फाइल्स है उसको हटाती है, एंटीवायरस है, बैकअप सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की विभिन्न सर्विसेज, जैसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में अपना मदद करता है। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन यहाँ देखने को मिल जाता है, फाइल को क्रिएट, रीड, राइट करना। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसे जो कीबोर्ड है इनपुट और प्रिंटर आउटपुट, इनको मैनेज करना। कम्युनिकेशन, दो डिवाइसेस या क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में मदद करता है। एरर को ढूंढकर उसको सॉल्व भी करेगा, मैनेज करेगा। और रिसोर्स को एलोकेट करेगा, यानी कि CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनको प्रोग्राम को असाइन करना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमने देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिस्टम कॉल क्या है और यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कैसे मदद कर लेता है। तो आप देखिए, डायग्राम देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सिस्टम कॉल मतलब यूज़र के कोई प्रोग्राम है मान लीजिए, और यहाँ पे यूज़र इंटरफेस है, तो यहाँ जितने भी चीज़ें प्रोसेस है हार्डवेयर के पहले, तो उनके बीच में मेन रूप से कौन काम कर लेता है? सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल वह इंटरफेस या रिक्वेस्ट है जो मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से यूज़र लेवल के जो प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विसेज मांग सकते हैं, यानी कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू यूज़र के प्रोग्राम सारी सर्विसेज को मांग सकते हैं हार्डवेयर से, ठीक है। तो प्रोग्राम सीधे हार्डवेयर या OS कर्नल को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो उसके बीच में सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ जाती है। एक मीडिएटर है, ठीक है, मीडिएटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जैसे फाइल को ओपन करना है, रीड राइट करना हो, प्रोसेस करना हो, तो सिस्टम कॉल की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे हमको यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट करना हो तो न्यू प्रोसेस के लिए फॉर्क यहाँ सिस्टम कॉल के रूप में प्रोसेस मिल जाती है। उसके बाद आप देखोगे तो एग्जिट यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद एग्जांपल के रूप में देखें तो लाइनेक्स प्रोग्राम में बैकग्राउंड टास्क स्टार्ट करना। फाइल मैनेजमेंट के अंतर्गत ओपन, रीड, राइट, ये सब सिस्टम कॉल के ही भाग है। डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत देखिए IOCTL है, रीड राइट है, ये डिवाइस को एक्सेस करना, जैसे प्रिंटर को आउटपुट भेजना। कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए देखिए पाइप कमांड यहाँ उपयोग की जाती है, सॉकेट यहाँ उपयोग की जाती है। क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम, डेटा ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद वर्क फ्लो इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो यहाँ देखिए प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जैसे एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल, फाइल ओपन होती है फाइल .txt, रीड होता है, CPU शेड्यूलिंग होती है, राइट होता है, ये सारी प्रोसेस आपको देखने को मिल जाती है। एक क्वेश्चन और मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर या उसके टाइप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे मोनोलिथिक क्या होता है, लेयर्ड, उसके अलावा माइक्रो कर्नल और मॉड्यूलर, इनको एक्सप्लेन करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर यह बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम के बीच कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, इसके मुख्य प्रकार यहाँ देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम यहाँ मिल जाता है, सिस्टम का प्रोग्राम, फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का डिवाइस ड्राइवर, ये चीज़ें मिल जाती है। तो यहाँ देखिए आपको देखने को क्या मिल जाएगा, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर सबसे पहला। तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज होती है, मॉड्यूल्स सिंगल लार्ज प्रोग्राम के रूप में होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे आप देख सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं टाइटली इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे फ़ायदा क्या है इसका? हाई परफॉर्मेंस, सिंपल कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स। उसका नुकसान भी आप देख सकते हैं, मेंटेनेंस मुश्किल हो जाता है इनमें, और जो बग होती है उसको डिटेक्ट करना कठिन हो जाता है क्योंकि सारे जो है आपस में जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो अर्ली यूनिक्स है और लाइनेक्स कर्नल आपको इसके एग्जाम्पल के रूप में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मोनोलिथिक कर्नल। नेक्स्ट देखें तो लेयर्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है। लेयर्ड बोले तो इस प्रकार से लेयर के रूप में डिवाइड होता है, देखिए आपको गोला देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ईच लेयर ओनली इंटरेक्ट विद एडजस्टेंट लेयर, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है? इजी टू डिबग करना आसान हो जाता है हर एक लेयर को। मॉड्यूल डिज़ाइन यहाँ मिल जाती है। इसका नुकसान भी देख सकते हैं, परफॉर्मेंस में भी लोअर ड्यू टू मल्टीपल लेयर, ठीक है। मतलब एक प्रकार से जो परफॉर्मेंस है वो उसमें कमी देखने को मिल जाती है। जैसे द OS मिल जाता है, विंडोज़ का एंटी सर्वर मिल जाता है, वो लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में बना है।
इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे तो माइक्रो कर्नल मिल जाएगा। माइक्रो कर्नल मुख्य रूप से एसेंशियल सर्विसेज हो जाती है, जैसे मेमोरी की सर्विसेज है, प्रोसेस शेड्यूलिंग है, आईपीसी है। अन्य सर्विसेज के अंतर्गत देखें तो यूज़र स्पेस में रन हो जाते हैं। इसके फ़ायदे मोर रिलायबल हो जाता है, इजी टू एक्सपेंड हो जाता है, एक्सटेंड, स्मॉल कर्नल साइज़ मिल जाता है। नुकसान परफॉर्मेंस यहाँ पे थोड़ी कमी देखने को मिल जाती कभी कभी, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये MACH यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मिनिक्स है, QNX है। तो ये चीज़ें मिल जाती है किसके अंतर्गत, आपको मिल जाती है माइक्रो कर्नल के अंतर्गत। एक और हो जाता है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर मतलब सभी पार्ट्स को अलग अलग इंडिपेंडेंट रूप से मॉड्यूल में डिवाइड किया जाता है। तो मॉड्यूल डायनेमिकली लोड अनलोड हो सकते हैं। इसका फ़ायदा है इजी टू मेंटेन है, फ्लेक्सिबल है, बग आइसोलेशन देखने को मिल जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाती है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मॉडर्न लाइनेक्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसके एग्जाम्पल के रूप में। तो इस प्रकार से डायग्राम बनाकर इनको आप समझा सकते हैं। तो ये हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिले। IMP क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कराया हूँ। इनको आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं मेन एग्जाम में डायग्राम वगैरह बनाकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाने का मैं जो है प्रयास कर सकूँ। चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत यूनिट नंबर 2 और इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट। और इसमें भी जो है हमें IMP क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है उनके बारे में बात करने वाले हैं। पहली यूनिट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इसमें, प्रोसेस एंड प्रोग्राम में अंतर बताइए। तो प्रोसेस क्या है, देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम मतलब जो इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर से काम कराना चाहते हैं उनको लाइन बाय लाइन हम कोड कर देते हैं, तो वो एक प्रकार से बन जाता है क्या, प्रोग्राम बन जाता है। और प्रोग्राम जब रनिंग स्टेट में आ जाता है, रनिंग मतलब हो जाता है जब CPU को प्रोवाइड हो जाता है और CPU उसको रन करने लगता है या एग्जीक्यूट होने लगता है, तो वो बन जाता है प्रोसेस। तो बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ पे। जो लिखा गया है प्रोग्राम काम कराने के लिए उसे प्रोग्राम बोलेंगे, जो एग्जीक्यूट होने लगा है उसे प्रोसेस बोलेंगे। अब इनके बारे में अंतर हम जान लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखें डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन बोले तो प्रोग्राम एक स्टैटिक सेट ऑफ प्रोग्राम है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसे कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है। अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सिर्फ कर सकता है। उसके बाद प्रोसेस एक एक्टिव इंस्टेंस है, मतलब इस प्रोग्राम का एक्टिव स्टेट है जो कि अभी करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्टेट की बात करें तो पैसिव स्टेट में रहता है, ये फाइल के रूप में स्टोर रहता है, और ये जो है एक्टिव स्टेट में रहता है, यानी कि CPU और मेमोरी में लोड हो जाता है। इसके बाद एग्जीक्यूशन की अगर बात करें तो प्रोग्राम सेल्फ एग्जीक्यूटेबल नहीं है। एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस इसको बनाना पड़ता है, परंतु प्रोसेस जो है एग्जीक्यूटिंग एंटिटी है, प्रोग्राम का रनिंग वर्जन इसको बोल देते हैं। रिसोर्स रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो कोई रिसोर्स आवश्यक नहीं होता, और यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ जाती है। मल्टीप्लिसिटी की अगर बात करें तो सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल प्रोसेस बना सकता है, और हर प्रोसेस जो है प्रोग्राम का अलग एग्जीक्यूशन इंस्टेंट होता है। इसके अलावा एग्जांपल की अगर बात करें तो नोटपैड का जो .exe है, क्रोम का .exe है, ये सब क्या है, एक प्रकार की फाइल है, और जब नोटपैड चल रहा होता है तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने दोनों में अंतर देख लिया, आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बता सकते हैं। साथ ही इसका डायग्राम बनाकर आप समझाओगे तो आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है यहाँ पे, प्रोसेस स्टेट्स और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को एक्सप्लेन कीजिए। तो प्रोसेस स्टेट का मतलब हो जाता है कोई भी प्रोग्राम जो हम कंप्यूटर में काम कराने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो प्रोग्राम जो है जब लिख दिया जाता है और उसको रन कराने के लिए हम यहाँ पे चालू कर देते हैं, तो इस प्रोग्राम को हमें रन कराने की आवश्यकता पड़ती है, पर रन होते समय बहुत सारी स्टेट्स से होकर गुजरना पड़ता है, तो वो प्रोसेस की स्टेट्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें न्यू की, तो न्यू मतलब हो जाता है ये रन होने के लिए तैयार है, और जैसे ही वो रन होने लगता है यानी कि रेडी है, यहाँ पे देखिए ये रन हो सकता है और यहाँ रन होने के लिए तैयार, इसका मतलब रेडी है, एडमिट हो चुका है। उसके बाद इसको CPU प्रोवाइड हो गया, इसका मतलब सारे रिसोर्सेज मिल गए, रनिंग मोड में है। या फिर कोई दिक्कत आ गई तो इंटरप्ट हो जाता है, इंटरप्ट मतलब हो जाता है बीच में बाधा आ जाती है। या फिर दूसरा, जैसे मान लीजिए एक इनपुट दी हमने, दूसरा इनपुट के लिए अगर वेट करना चाह रहा है तो वेटिंग मोड में चला जाता है, और यदि कंप्लीट हो चुका है तो वो टर्मिनेट मोड में चला जाता है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको बनाना है, और इस डायग्राम को आपको इस प्रकार समझाना है। पहले तो हम जान लेते हैं PCB क्या होता है।
तो पीसीबी का मतलब हो जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस की कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे कितनी मेमोरी वो लेगा, कौन सी मेमोरी लेगा, कितने समय में वो रन करेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है पीसीबी की, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या क्या चीज़ें रहती है इसमें? प्रोग्राम काउंटर रहता है, रजिस्टर्स रहते हैं, स्टेट रहता है, प्रोसेस की प्रायोरिटी रहती है, एड्रेस का स्पेस रहता है, ओपन फाइल और अदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है हर एक प्रोसेस की। जैसे यहाँ देखिए हमारे पास एक प्रोसेस है, दो प्रोसेस है, तीन प्रोसेस है और ये चार प्रोसेस, यानी कि चार के अलावा बहुत सारी हो सकती है। तो इन सभी प्रोसेस को जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन रखता है यहाँ पे? पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो चलिए इनके दोनों के बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेस के स्टेट्स की अगर बात करें तो न्यू बोले तो प्रोसेस क्रिएट कर लिया गया है लेकिन अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी कि एडमिट नहीं है। और प्रोग्राम फाइल जो है लोड करने के बाद प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, जैसे हम प्रोग्राम फाइल लोड करते हैं। रेडी की अगर बात करें तो प्रोसेस सीपीयू के लिए वेट कर रहा है लेकिन अभी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, रेडी मोड में चला गया है। और यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग में वेटिंग क्यू में यहाँ देखने को मिल जाता है। रनिंग की बात करें तो सीपीयू एलोकेट कर लिया गया है और अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे नोटपैड ओपन होकर रनिंग में स्टेट में हो जाता है। वेटिंग और ब्लॉक की अगर बात करें तो प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट या इवेंट के लिए या इवेंट के कंप्लीट होने के लिए इंतजार कर रहा है, यानी वेटिंग मोड में है। तो प्रिंटर से आउटपुट का इंतजार कर रहा है प्रोसेस, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं एग्जांपल के लिए। टर्मिनेट या एग्जिट की अगर बात करें तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है या हो गया है और रिसोर्स रिलीज हो गए हैं, सारे रिसोर्सेस रिलीज हो चुके हैं। जैसे प्रोसेस को क्लोज होने के बाद ये स्टेट हमको देखने को मिल जाती है। तो इनकी स्टेट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बढ़िया डायग्राम बनाकर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पीसीबी की। तो पीसीबी एक डाटा स्ट्रक्चर है जो ओएस में हर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन या जो आपकी प्रोसेस होती है उसका आधार कार्ड हम किसे बोल देते हैं? पीसीबी को बोल देते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को। तो पीसीबी के अंतर्गत क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है वो हमने अभी देख लिए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पीसीबी को यूज़ करके प्रोसेस मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग करता है। इसके अलावा प्रोसेस आईडी इसमें रहती है जो यूनिक आइडेंटिटी होती है। प्रोसेस की स्टेट्स होती है जिसमें रेडी, रनिंग, वेटिंग, ये सारी चीज़ें होती है। सीपीयू का रजिस्टर होता है कि जो सीपीयू है कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम काउंटर होता है, मेमोरी मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, इनपुट आउटपुट स्टेटस होती है, प्रायोरिटी होती है। ठीक, इसके अलावा अकाउंटिंग इन्फो होती है। इस सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है पीसीबी के अंदर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंतर्गत। जब भी कोई प्रोग्राम रन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक पीसीबी क्रिएट करता है ताकि पता चल पाए कि सारी चीज़ें कैसे काम कर रही, क्या कर रही। जैसे मैं आपको यहीं पे दिखाऊं, राइट क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, टास्क मैनेजर में चलेंगे और यहाँ टास्क मैनेजर में चल के आप देखोगे तो आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो हिस्ट्री में देखिए यहाँ सारी चीज़ें एक प्रकार से पीसीबी जैसे ही काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस के लिए एक पीसीबी क्रिएट करता है जो सारी इन्फॉर्मेशन को अपने साथ में रखता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग के क्राइटेरिया और एल्गोरिदम को समझाइए। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब क्या हो जाता है भाई? बहुत सारी प्रोसेस हो जाती है, किस प्रोसेस को कब सीपीयू चाहिए, सारी चीज़ों के लिए एलोकेट करना होता है। तो सीपीयू शेड्यूलिंग मैकेनिज्म है एक प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रेडी क्यू में वेटिंग प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करता है। जब मल्टीपल प्रोसेस सीपीयू के लिए कंप्लीट करते हैं तो शेड्यूलर जो है बेस्ट प्रोसेस सेलेक्ट करता है, मतलब किस प्रोसेस को पहले सीपीयू दिया जाए, ये सारी चीज़ें कहलाती है सीपीयू की शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए जॉब, यहाँ पे आपको जॉब क्यू और ये देखिए रेडी क्यू में यहाँ देखने मिल जाता है, सीपीयू मिल जाएगा। और यदि मान लो फिर से इसको कुछ इनपुट चाहिए तो ये वेटिंग पे चला जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ इंटरप्शन हुआ है तो फिर से रेडी में पहुँच जाएगा और लास्ट में जाकर एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से शेड्यूलर ये वर्क करता है। शेड्यूलर मतलब सीपीयू की शेड्यूलिंग यहाँ पे मेंटेन करता है। सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के अंतर्गत देखें तो जो शेड्यूलिंग की इफ़ेक्टिवनेस है उसको मेज़र करने या मापने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया देखने को मिल जाते हैं। जैसे सीपीयू के यूटिलाइजेशन, सीपीयू हमेशा बिजी रहे, आइडियल टाइम कम हो, मतलब खाली ना रहे। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो इसी प्रकार सीपीयू को खाली नहीं रहने दिया जाएगा, यानी कि आइडियल मोड में नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये कौन करता है? ये शेड्यूलर करता है या शेड्यूलिंग करता है।
इसके बाद टर्न अराउंड टाइम, जिसमें प्रोसेस सबमिशन से कंप्लीशन तक का समय देखने को मिल जाता है। वेटिंग टाइम में आपको रेडी क्यू में वेटिंग का समय मिल जाता है। रिस्पांस टाइम में फर्स्ट रिस्पांस आने तक का टाइम देखने को मिल जाता है। और फेयरनेस में सभी प्रोसेस को समान अवसर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ मिल जाती है सीपीयू की शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के अंतर्गत। इसके बाद है सीपीयू शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम की अगर बात करें तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट यानी कि एसआरटीएफ, जो प्रोसेस के पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग वर्स्ट टाइम हो उसे सीपीयू मिल जाता है। यानी कि इसमें फ़ायदे क्या है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाता है। और इसके प्रोस कॉन्स बोले तो इसके घाटे, स्टारवेशन पॉसिबल है, मतलब भूखमरी बोल सकते हैं कि भाई मिले ही ना। पता चल रहा है किसी प्रोसेस को सीपीयू मिले ही ना, तो इससे तो क्या होगा, सीपीयू बिना प्रोसेस जो सीपीयू है वो प्रोसेस को मिलेगा ही नहीं है, इसका मतलब स्टारवेशन हो जाएगा। फिर राउंड रॉबिन की अगर बात करें तो ईच प्रोसेस को फिक्स्ड टाइम क्वांटम मिलता है। मतलब इसके फ़ायदे क्या है कि भाई फेयरनेस, बराबरी, न्यायप्रिय है बोले तो सभी प्रोसेस के लिए समान सीपीयू, गुड फॉर टाइम शेयरिंग। और इसके घाटे क्या है, टाइम क्वांटम सिलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग प्रीम्प्टिव हो जाता है, तो हाईएस्ट जो प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको सीपीयू मिल जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है, ये इंपॉर्टेंट टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। परंतु इसका घाटा क्या है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस में स्टार्व, मतलब जिसकी प्रायोरिटी लो है वो बेचारी तो क्या हो जाएगी, भुखमरी का शिकार हो जाएगी। चलिए इसमें देखिए नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के अंतर्गत आपको सीपीयू प्रोसेस को जब तक होल्ड करता है तब तक कंप्लीट ना हो। तो यहाँ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के अंतर्गत अगर देखें तो प्रिमिटिव में हमने देखें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन। परंतु नॉन प्रिमिटिव में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशो। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, यानी कि FCFS। पहले आने वाला प्रोसेस सबसे पहले सीपीयू उसे मिलता है। जैसे कि इसमें अगर फ़ायदे देखें तो सिंपल है, और इसका जो घाटा है वो कॉन्वे इफेक्ट है, हाई वेटिंग टाइम पॉसिबल हो जाता है। यानी कि अगर जो बाद में आया है बेचारा वो बाद में पड़ा ही रहेगा प्रोसेस। इसके अलावा नेक्स्ट जो मिल जाता है आपको शॉर्टेस्ट ड्रॉप नेक्स्ट, यानी कि SJN। तो शॉर्टेस्ट वर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस पहले आता है, मतलब सबसे पहले जो है प्रोसेस उसको जो है सीपीयू पहले मिल जाता है। और इसका फ़ायदा क्या है कि मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे मिल जाता है। और इसका घाटा जो है स्टारवेशन फॉर लॉन्ग प्रोसेस, बड़ी प्रोसेस के लिए क्या मिल जाता है यहाँ पे, स्टारवेशन या भूखमरी का शिकार वो हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे हम, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यानी नॉन प्रिमिटिव के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका फ़ायदा जो है क्रिटिकल टास्क कंप्लीट फर्स्ट, यानी कि जो क्रिटिकल टास्क है सबसे पहले क्या हो जाता है, इसको सीपीयू मिल जाता है। परंतु घाटा क्या है, बाकी लो प्रायोरिटी जिसकी आवश्यकता कम है वो बेचारा स्टारवेशन का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे हमने जो है सीपीयू शेड्यूलिंग जो क्राइटेरिया है, और उसके अलावा हमने एल्गोरिदम सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है मल्टी प्रोसेसर और रियल टाइम शेड्यूलिंग के बारे में समझाइए। तो मल्टी प्रोसेसर जो शेड्यूलिंग है उसके अंतर्गत देखें तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग वह टेक्निक है जिसमें दो या दो से अधिक सीपीयू को रेडी प्रोसेसेस असाइन किया जाता है। इसका उद्देश्य है सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाना और थ्रोपुट इम्प्रूव करना है। जैसे यहाँ पे अगर देखें हम, तो देखिए यहाँ पे जो CPU 1 है, CPU 2 मल्टीपल हो गए, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर भी मल्टीपल हो गए, इनपुट आउटपुट यूनिट भी मल्टीपल। परंतु यहाँ मेन मेमोरी के अंतर्गत देखें तो मेन मेमोरी आपको दोनों की देखने मिल जाती है। और मल्टीपल एक ही प्रोसेस को मल्टीपल सीपीयू यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो जिससे प्रोसेस जल्दी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके अलावा इसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो मल्टीपल सीपीयू शेयर प्रोसेसेस हो जाती है, टास्क कैन रन कॉन्करेंटली, साथ साथ जो टास्क है वो रन होते रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड विच प्रोसेस ऑन विच सीपीयू, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर सकता है कि कौन सी प्रोसेस के लिए कौन सा सीपीयू यहाँ पे प्रोवाइड किया जाना है। रिक्वायर लोड बैलेंसिंग टू अवॉइड द आइडियल सीपीयू को आइडियल बोले तो खाली रहने, बहुत कम खाली रहने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। फ़ायदे की अगर बात करें तो हाई परफॉर्मेंस एंड थ्रूपुट देखने को मिल जाता है, फास्टर एग्जीक्यूशन मिल जाता है प्रोसेस का, रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद, अगर एक सीपीयू फेल हो जाए तो कंटिन्यू चल सकता है क्योंकि दूसरा सीपीयू भी इसमें देखने को मिलता है। एग्जांपल की अगर बात करें तो मल्टी कोर प्रोसेसर, जैसे आज की डेट में देखें तो आपको 10 कोर, 12 कोर, 14 कोर, 16 कोर सीपीयू देखने को मिल जाता है। तो इसमें जो है आपको
प्रोसेस जो है कंटिन्यू रन होती हुई नज़र आती है, मतलब किसी भी प्रकार का फेल्यूर देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाता है रियल टाइम शेड्यूलिंग। रियल टाइम का मतलब हो जाता है, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम हो जाते हैं, रोबोटिक सिस्टम या ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल इक्विपमेंट हो जाते हैं। तो ये रियल टाइम प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी डेडलाइन होती है, एक टाइम लिमिट होती है। जैसे फ्लाइट जो है एक निश्चित समय पर ही यहाँ पे टेक ऑफ करेगी, तो यहाँ पे जो है जो आपका एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस प्रकार का हो जाता है, रियल टाइम शेड्यूलिंग वाली टेक्निक यहाँ पे उपयोग की जाती है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर देखें हम, तो हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम दो देखने को मिल जाता है। तो हार्ड रियल टाइम के अंतर्गत जैसे एयर बैग कंट्रोल है कार के अंतर्गत हो जाती है, एक लिमिट मतलब एक एक्यूरेट टाइम पे वो ओपन नहीं होंगे तो कोई मतलब नहीं है एयरबैग का, यानी कि डेडलाइन मिस नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का सिस्टम हार्ड रियल टाइम शेड्यूलिंग कहलाता है। इसके अलावा देखोगे तो आपको सॉफ्ट रियल टाइम देखने को मिल जाता है, जिसके अंतर्गत थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग लेता हूँ, तो लाइव स्ट्रीमिंग में आपको 5 सेकंड लेट सुनाई देता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 5 सेकंड लेट सुन लेंगे, कोई घाटा नहीं होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत लेट सुनाई देता है। व्हाट्सअप पर आप वीडियो कॉलिंग करते थोड़ा लेट सुनाई देता है, तो ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती। तो ऐसी चीज़ों के लिए सॉफ्ट रियल टाइम शेड्यूलिंग देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही आपको देखने को मिल जाता है इसके फ़ायदे, यानी कि इसकी विशेषताएँ डिटर्मिनिस्टिक प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स टाइम हो जाता है, प्रायोरिटी बेस्ड अर्जेंट टास्क फर्स्ट हो जाता है। इसके अलावा रियल मोनोटोनिक शेड्यूलिंग यानी कि आरएमएस और अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिंपल अगर देखें तो रियल टाइम जो मल्टी प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर के अंतर्गत सीपीयू मल्टीपल रूप से असाइन किए जाते हैं, भरोसेमंद होते हैं। इसके साथ ही इसके एग्जांपल मल्टी कोर सिस्टम, क्लाउड सर्वर आप देख सकते हैं। रियल टाइम शेड्यूलिंग के अंतर्गत जो टाइम है क्रिटिकल प्रोसेस को डेडलाइन के अनुसार एग्जीक्यूट करने की टेक्निक है। हार्ड रियल टाइम डेडलाइन स्ट्रिक्ट होते हैं जैसे एयरबैग, सॉफ्ट रियल टाइम फ्लेक्सिबल होते हैं जैसे मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग। चलिए नेक्स्ट अगर देखें हम यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है थ्रेड्स क्या है। तो हमने प्रोसेस के बारे में देखें, प्रोसेस आपको पता चल गया, प्रोसेस मतलब प्रोग्राम का जो रनिंग स्टेट हो जाता है वो प्रोसेस कहलाता है। पर प्रोसेस के एक छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, वो इस प्रकार से क्या कहलाते हैं, वो थ्रेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, थ्रेड कहलाते हैं। तो थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है, मतलब LWP आप बोल सकते हैं। यह प्रोसेस का बहुत ही स्मॉलेस्ट या सबसे छोटी यूनिट आप देख सकते हैं। तो सिंगल प्रोसेस में एक या एक से अधिक यहाँ पे थ्रेड हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है, इसमें मल्टीपल थ्रेड हो जाते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे एक ही थ्रेड हो जाते हैं। मतलब एक प्रोसेस में एक थ्रेड भी हो सकता है और मल्टीपल थ्रेड भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर मान लीजिए कोई चीज़ें हम सेटिंग ओपन करना चाहते हैं, किसके अंतर्गत, विंडोज़ के अंतर्गत, तो स्टार्ट बटन दबाए, एक ये स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप है सेटिंग पर क्लिक करें, सेटिंग ओपन हो गई। तो इसमें आपको 2 स्टेप देखने को मिल जाते हैं। एक तो हमने स्टार्ट बटन दबाया तो आपको ये मिला, तो एक प्रकार से एक सेटिंग ओपन करना एक प्रोसेस है, पर स्टार्ट बटन दबाना एक थ्रेड है छोटा सा, ठीक है। तो सिंगल थ्रेडेड भी हो सकता है और मल्टीपल थ्रेड भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम वीडियो प्ले करना चाहते हैं, तो पहले तो हम गूगल क्रोम खोलेंगे, फिर सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन में इंटरनेट बेसिक ट्यूटोरियल सर्च करेंगे, फिर इंटरनेट का बेसिक ट्यूटोरियल आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और प्ले हो जाएगा। तो इतनी सारी स्टेप्स है जो है अलग अलग थ्रेड मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो इसके की पॉइंट बोले तो थ्रेड खुद सीपीयू पर एग्जीक्यूट होती है। थ्रेड सेम प्रोसेस के मेमोरी और रिसोर्स शेयर करती है। इसके अलावा मल्टीपल थ्रेड एक प्रोसेस में कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन इनेबल करते हैं। इसके साथ ही अगर देखोगे तो वेब ब्राउज़र है, वर्ड प्रोसेसर है, ये सब क्या है, एक प्रकार से इसमें एक टैब लोडिंग होना, दूसरा टैब रेंडरिंग चलना, ये अलग अलग थ्रेड माने जाते हैं। वर्ड प्रोसेसर में टाइपिंग चल रही है, स्पेलिंग चेक हो रही है, सब क्या है, अलग अलग थ्रेड मानी जाती है। इसके साथ ही आप देखोगे तो जो थ्रेड है उसकी टाइप्स अगर देखें तो यहाँ पे यूज़र लेवल की थ्रेड हो जाती हैं। इसके बाद दूसरा जो है कर्नल लेवल की थ्रेड हो जाती है। 2 प्रकार की थ्रेड आपको देखने को मिल जाती है। थ्रेड और प्रोसेस मैनेजमेंट में यहाँ पे मदद की अगर बात करें तो कॉन्करेंसी, मल्टीपल टास्क एक प्रोसेस में साइमल्टेनियसली रन हो सकते हैं एक साथ साथ। रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है। रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ देखने को मिल जाता है। इकोनॉमिकल यानी कि जो कॉस्ट है बहुत कम आ जाती है। बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन यानी कि सीपीयू आइडियल मोड में बहुत कम यहाँ पे जा पाता है। एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे हम मान लीजिए वेब ब्राउज़र की है, वेब ब्राउज़र तो थ्रेड 1 में क्या होगा, पेज रेंडर होगा। थ्रेड 2 में क्या होगा, इमेज डाउनलोड होगी। थ्रेड 3 में क्या होगा, यूज़र इनपुट हैंडलिंग करेगा। तो ये सब जो है एक प्रकार की क्या है, प्रोसेस है। प्रॉपर इस प्रोसेस में हमको देखने मिल जाती है मल्टीपल थ्रेड।
इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, सिंगल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क पैरेलल एग्जीक्यूट हो जाते हैं, साथ साथ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो सिंपल अगर देखें तो थ्रेड एक लाइट वेट प्रोसेस है, प्रोसेस का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है। सिंगल प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं जो मेमोरी और रिसोर्स शेयर करते हैं। थ्रेड प्रोसेस मैनेजमेंट में मदद करते हैं क्योंकि कॉन्करेंसी इनेबल करते हैं एक साथ साथ सारी चीज़ें। रिसोर्स एफिशिएंट होते हैं, एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। सीपीयू यूटिलाइजेशन इंप्रूव करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो वेब ब्राउज़र में अलग अलग टैब या अलग अलग टास्क यहाँ पर रन होते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे थ्रेड कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट नंबर थर्ड की। यूनिट नंबर थर्ड के अंतर्गत आपको मिल जाता है सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। तो सिंक्रोनाइजेशन डेडलॉक के अंतर्गत हमको कुछ आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे, उनके हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया सेक्शन प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं। तो क्राइटेरिया सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, इसके समाधान के लिए आवश्यक शर्तें जैसे कंडीशंस क्या क्या होती है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पे आपको मिलेगा बीसीए थर्ड के आईएमपी सॉल्व पेपर। उसके सामने लिंक पर क्लिक कर लीजिए, छोटा सा नॉमिनल चार्ज उसमें आपको पे करना है, फ़ोनपे गूगल पे किसी से भी, और आपकी पीडीएफ जो है सभी सब्जेक्ट की डाउनलोड हो जाएगी, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं बीसीए थर्ड के अंतर्गत उनकी। तो यहाँ पे देखिए क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, जब एक ही रिसोर्स, मान लीजिए कोई सीपीयू है, कोई रिसोर्स है, उसी सीपीयू के लिए मल्टीपल प्रोसेस एक साथ लड़ाई करने लगे, तो सिंपल सी बात है सीपीयू किसी को नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। जब दो या दो से अधिक प्रोसेस या थ्रेड एक सिंगल रिसोर्स, मान लीजिए वेरिएबल भी हो सकता है, फाइल भी हो सकती है, कोई डाटाबेस हो सकता है, तो उसी को एक ही समय में एक्सेस करने की अगर कोशिश कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे बीच में मतलब जो है डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। डेडलॉक का मतलब एक प्रकार से समस्या कि किसी को भी रिसोर्स नहीं मिले, तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी या रेस कंडीशन पैदा हो सकती है। तो इसी को क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बोल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक मेमोरी है, मेमोरी रैम हो सकती है, एसएसडी हो सकती है, जो भी। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस 1 यहाँ पे देखने को मिल जाती, प्रोसेस 2 देखने को मिल जाती, प्रोसेस 3, तीनों चीज़ें, तीनों प्रोसेस जो है इस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रही है, पर एक साथ अगर होंगे तो यहाँ पे मेमोरी किसी को भी अलॉट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मेमोरी एक समय में एक ही को अलॉट हो सकती है। तो इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक साथ साथ, मान लीजिए बैंक अकाउंट बैलेंस अपडेट कर रहा है तो फाइनल बैलेंस गलत हो सकता है। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक साथ अगर अपडेट होंगे तो दिक्कत हो सकती है, इनकन्सिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के समाधान के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कब आती है, तो सिंपल सी बात है म्यूचुअल एक्सक्लूसन। बोले तो जब दो प्रोसेस आपस में मतलब जो है क्या म्यूचुअल यानी कि सामंजस्य नहीं बना पाती है, तो उसी समय क्या आती है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोग्रेस की अगर बात करें तो यदि कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो कोई प्रोसेस एंट्री के लिए वेट कर रहा है, तो एंट्री डिसीजन जो है जल्द लिया जाना चाहिए। बाउंडेड वेटिंग की अगर बात करें तो किसी प्रोसेस को अनिश्चित काल तक वेट नहीं करना चाहिए, प्रत्येक प्रोसेस को जो है इवेंचुअली एंट्री मिलनी चाहिए। फेयरनेस की अगर बात करें तो देखिए बाउंडेड वेटिंग, फेयरनेस, तो इसी में आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो इन तीन शर्तों को पूरा करना जरूरी है ताकि क्रिटिकल सेक्शन सेफली हैंडल हो सके, रेस कंडीशन, डेडलॉक, स्टारवेशन अवॉइड किया जा सके। यहाँ देखिए मुख्य रूप से अगर देखें तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जब मल्टीपल प्रोसेस या थ्रेड शेयर्ड रिसोर्स को सेम टाइम पे एक्सेस करने की कोशिश कर लेते हैं, तो उसी कंडीशन को हम बोल देते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। और इसके समाधान के लिए म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, सामंजस्य होना जरूरी है दो या दो से प्रोसेस में, प्रोग्रेस होना जरूरी है, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो वेटिंग प्रोसेस जल्दी एंट्री पाए। बाउंडेड वेटिंग की बात करें तो कोई प्रोसेस अनिश्चित समय तक वेट ना करे, ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखें तो हमको चीज़ें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है सेमाफोर क्या है। सेमाफोर बोले तो यहाँ पे काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर में अंतर पूछा गया है। तो पहले तो बात कर लेते हैं सेमाफोर क्या है। सेमाफोर एक सिंक्रोनाइजेशन टूल है जिसे प्रोसेस के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूसन और सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यह एक इंटीजर वेरिएबल है जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी को ट्रैक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और रेस कंडीशन को अवॉइड करता है। तो सिंपल अगर देखें तो आपको सेमाफोर के अंतर्गत देखिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जीरो मतलब अनअवेलेबल, और रिसोर्स अगर मिल गया है तो 1 आ जाता है, ठीक है। रिलीज़ हुआ वैल्यू 1 और रिलीज़ यहाँ पे देखें वैल्यू 0 हो जाती है।
तो इस प्रकार से हमको ऑपरेशन के अंतर्गत वेट और सिग्नल दो चीज़ें देखने को मिल जाती है। प्रोसेस रिसोर्स को एक्वायर करने की कोशिश कर लेता है और सिग्नल की अगर बात करें तो प्रोसेस रिसोर्स रिलीज़ करता है। ठीक है। इसके बाद है काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर की अगर बात करें तो डेफिनेशन के अंतर्गत देखें तो इंटीजर वैल्यू अगर बड़ी है बराबर नहीं है, जो भी है बड़ी है बराबर है जीरो के, तो मल्टीपल रिसोर्स को ट्रैक करता है। और इसके अंतर्गत वैल्यू जीरो या बाइनरी मतलब वन है तो सिंगल रिसोर्स के लिए यूज़ करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो मल्टीपल आइडेंटिकल जो रिसोर्स है मैनेज करता है, और यहाँ पे जो बाइनरी है केवल एक रिसोर्स को मैनेज करता है। यूजेस की बात करें तो मल्टीपल प्रोसेस को सेम रिसोर्स एक्सेस करने देता है, और जो बाइनरी है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सुनिश्चित करता है। एग्जांपल की बात करें तो जो प्रिंटर है, प्रिंटर पूल मतलब जो मेमोरी होती है उसकी विद 5 प्रिंटर्स, और यहाँ पे सेमाफोर बराबर 5, सिंगल प्रिंटर सेमाफोर बराबर 1। एग्जाम्पल में आप देखें तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेमाफोर प्रिंटर 5, यहाँ पे 5 प्रिंटर अवेलेबल है। प्रोसेस P1 फंक्शन नाम से लिए। वेट प्रिंटर्स, यहाँ पे जो प्रिंटर्स है वो हमने प्रिंटर को यहाँ लिया है, एक्वायर प्रिंटर, प्रिंट डॉक्यूमेंट, और सिग्नल जो है हमने क्या दे दिए प्रिंटर, तो रिलीज़ कर दिए प्रिंटर को। उसके बाद बाइनरी के अंतर्गत हम देखें मतलब जो आपका काउंटिंग है, काउंटिंग के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल जाता है, काउंटिंग के अंतर्गत आपको मल्टीपल प्रिंटर देखने को मिल जाता है और बाइनरी में आपको सिंगल मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बाइनरी की अगर बात करें यहाँ पे तो हमको बाइनरी देखने को मिल जाता है, ये देखिए बाइनरी में सिंगल हो जाता है, तो आपको सिंगल और मल्टीपल में ध्यान रखना है। शॉर्ट आंसर में देख लें, सेमाफोर मतलब सिंक्रोनाइजेशन टूल है जो प्रोसेस के बीच में म्यूचुअल एक्सक्लूजन और सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित करता है। काउंटिंग सेमाफोर और बाइनरी सेमाफोर आपको दो चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है, इसको समझाइए। तो सबसे पहले क्लासिकल की बात कर लेते हैं। क्लासिकल मतलब हो जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम उस समय आती है जब मल्टीपल प्रोसेस या फिर थ्रेड शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करते हैं और रेस कंडीशन, डेडलॉक, स्टारवेशन समस्याएं पैदा होती है, तब क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम हो सकती है, रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब डाइनिंग में 5 स्पून है और मतलब जो है इसको एक्सेस करने वाले 6 है, तो कोई ना कोई एक खाली रहेगा। ठीक है, इसके अलावा रीडर्स एंड राइटर प्रॉब्लम, तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो मुख्य क्लासिकल प्रॉब्लम में अगर देखें तो बाउंडेड बफर, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर्स राइटर प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, ये 3 मुख्य रूप से चीज़ें देखने को मिल जाती है। इन प्रॉब्लम का उद्देश्य क्या है, जो प्रोसेस है सिंक्रोनाइजेशन और म्यूचुअल एक्सक्लूजन मैकेनिज्म को समझना है। साथ ही प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की अगर बात करें तो ये बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर प्रोसेस जो आइटम्स प्रोड्यूस करता है और बफर में स्टोर करता है। कंज्यूमर प्रोसेस जो आइटम कंज्यूम करता है और बफर से रिमूव करता है। और बफर शेयर्ड रिसोर्स है जो कि फाइनाइट साइज बाउंडेड बफर के रूप में जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ठीक है, बफर में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इनपुट होगा और यहाँ से रिलीज़ होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो आपको चैलेंजेस क्या मिल जाते हैं। प्रोड्यूसर बफर फुल होने पर वेट करेगा और कंज्यूमर बफर एम्प्टी होने पर वेट करेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या मिलेगा, बफर के एक्सेस में एक साथ सिर्फ एक प्रोसेस यहाँ पे जाए, ये निश्चित होता है। सॉल्यूशन क्या है, सेमाफोर के माध्यम से म्यूटेक्स, बाइनरी सेमाफोर, एम्प्टी बफर में अवेलेबल स्लॉट काउंट हो जाता है और फुल मतलब बफर में फील्ड स्लॉट काउंट हो जाता है। तो इस प्रकार प्रोड्यूसर की देखने को मिल जाता है वेट, वेट, एम्प्टी, म्यूटेक्स, इंसर्ट आइटम, सिग्नल, म्यूटेक्स, सिंगल, सिग्नल जो है फुल हो जाता है। इसके बाद कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर में भी वेट है, वेट म्यूटेक्स है, रिमूव आइटम है, सिंगल जो सिग्नल है म्यूटेक्स है और सिग्नल एम्प्टी है। वर्किंग की बात करें यहाँ पे तो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर आइटम क्रिएट करेगा, बफर में इंसर्ट करेगा, कंज्यूमर बफर में आइटम रिमूव करता है, प्रोसेस कंज्यूम होती है, सेमाफोर इंश्योर करता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होता है। इसके अलावा नो रेस कंडीशन, लास्ट में चीज़ें देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे डेडलॉक क्या है। डेडलॉक जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आई थी लगभग उसी के जैसे है। तो जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्सेज का इंतज़ार करते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो उसे डेडलॉक कंडीशन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रिसोर्स है और यहाँ पे भी रिसोर्स 2 है। अब ये प्रोसेस जो है मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रिसोर्स है इसको असाइन कर दिया गया है, परंतु ये जो प्रोसेस है वो किसके लिए वेटिंग कर रहा है, रिसोर्स 2 के लिए।
और यहाँ पे जो रिसोर्स है वो किसको असाइन कर दिया गया है, प्रोसेस 2 के लिए। परंतु इसकी इच्छा तो और कुछ ही है, ये रिसोर्स 1 के लिए वेटिंग टाइम है, मतलब जो उनको मिला है उनके लिए वो तैयारी नहीं है, वो दूसरे के लिए वेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में तो क्या होगा, वेटिंग टाइम कंटिन्यू चलते रहेगा। जब वेटिंग टाइम कंटिन्यू चलेगा आखिरी तक, तो वो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, डेडलॉक कंडीशन। डेडलॉक मतलब कि भाई उसको प्रोसेस रिसोर्स कभी मिलेगा ही नहीं, वेटिंग पे चला रहेगा। तो जो प्रोसेस 1 है वो रिसोर्स 1 होल्ड कर रहा है और R2 का वेट कर रहा है, रिसोर्स 2 का। और प्रोसेस 2 जो है वो R2 को होल्ड कर रहा है और R1 को वेट कर रहा है। तो दोनों इनफाइनाइट है, वेटिंग टाइम अनलिमिटेड चलते रहेगा। तो इस कंडीशन को बोल देते हैं डेडलॉक कंडीशन। ठीक है, तो डेडलॉक मतलब हो जाता है जो इनफाइनाइट चलते रहेगा। डेडलॉक के लिए कुछ आवश्यक शर्तें क्या है, मतलब डेडलॉक कब आता है, तो इसके लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन, पारस्परिक बहिष्कार होना चाहिए। जो क्या होगा, एक समय में केवल एक प्रोसेस रिसोर्स यूज़ कर सके। होल्ड एंड वेट, जो प्रोसेस है किसी रिसोर्स को होल्ड करे और साथ ही दूसरे रिसोर्स के लिए वेट करे। नो प्रिम्पशन, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो पूर्व निवारण नहीं, रिसोर्स फोर्सफुली दूसरे प्रोसेस को नहीं लिया जा सकता। तो इस प्रकार हम देखें तो डेडलॉक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो सर्कुलर वेटिंग टाइम, ये कंटिन्यू चलते रहता है जैसे अभी हमने देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, डेडलॉक को हैंडल करने के कुछ मेथड्स हो जाते हैं। डेडलॉक कैसे कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए मुख्य 4 मेथड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो डेडलॉक प्रिवेंशन देखने को मिल जाता है, मतलब आने से पहले ही रोकना, अवॉइड आने के बाद उसको रोकना। ठीक है, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, डेडलॉक को ढूंढना और उसको हटाना, और डेडलॉक को इग्नोर करना। तो ये 4 मुख्य कंडीशन है जो डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज या मेथड्स के अंतर्गत चीज़ें शामिल हो जाती है। पहला है डेडलॉक का प्रिवेंशन, मतलब यहाँ पे डेडलॉक होने से पहले 4 आवश्यक शर्तें, मतलब शर्तों में से किसी एक को तोड़ देना, जैसे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को कम करना, पॉसिबल फॉर शेयर्ड रिसोर्स। इसके अलावा होल्ड एंड वेट, प्रोसेस रिसोर्स फ्री करके ही नए रिक्वेस्ट करे। नो प्रिम्पशन, रिसोर्स फोर्सफुली प्रिमटेबल बना देना। और सर्कुलर वेट करना, मतलब रिसोर्स को प्री डिफाइन ऑर्डर में असाइन करना। इसके प्रोस क्या है, मतलब फ़ायदे क्या है, डेडलॉक कभी नहीं होगा, और कॉन्स क्या है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो डेडलॉक अवॉइडेंस से बचाव के लिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन, मतलब बचाव बाद में, मतलब आ जाने के बाद, तो यहाँ पे ओएस रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन केयरफुली करके सेफ स्टेट मेंटेन करता है। अप्रोच के अंतर्गत देखिए इसकी क्या क्या मेथड हो सकती है। तो यहाँ पे मेथड्स के अंतर्गत हमको चीज़ें देखने को मिल जाती है। हाँ, जो एल्गोरिदम है जैसे कि बैंकर्स एल्गोरिदम है, एलोकेट रिसोर्स ओनली इफ़ फाइल सिस्टम रिमेन इन, जो है सेफ स्टेट। फ़ायदे, एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, एक्स्ट्रा जो कंप्यूटेशन है वो देखने को मिल जाता है। तीसरी चीज़ देखने को मिल जाती है डेडलॉक को हटाने की, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी, पता लगाओ और सुधारो। तो ओएस डेडलॉक होने के बाद डिटेक्ट करता है और रिकवरी करता है, जैसे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आरईजी में साइकिल डिटेक्ट करेगा। और रिकवरी के अंतर्गत प्रोसेस टर्मिनेशन देखने को मिल जाता है, रिसोर्स प्रिम्पशन देखने को मिल जाता है। इसके फ़ायदे के अंतर्गत देखें तो रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ हो जाता है, और कॉन्स के अंतर्गत देखें तो प्रोसेस टर्मिनेशन कॉस्टली हो जाता है, डेटा लॉस पॉसिबल यहाँ देखने को मिलता है। इग्नोरेंस के अंतर्गत देखें, जो हम देखें तो स्मॉल सिस्टम में डेडलॉक रेयर होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम इसे इग्नोर कर देता है। ठीक है, और सिंपल इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल जाता है इसके अंतर्गत। और इसका नुकसान क्या है कि रेयर बट पॉसिबल डेडलॉक में क्रैश सिस्टम क्रैश होने की संभावना देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखने को मिल जाती है हमको, 4th यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, इसके मुख्य कार्य समझाइए। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वह फंक्शन है जो प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम रैम बोल देते हैं, उसको एलोकेट, ट्रैक और मैनेज करता है ताकि मल्टीपल प्रोसेस इफ़िशिएंटली रन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से अगर देखें तो इसका उद्देश्य है भाई सीपीयू और प्रोसेस को फास्ट मेमोरी देना, मेमोरी वेस्टेज रोकना, मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट करना। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भगा देना, जिसको ज़रूरत है उसको ला लेना। तो ये सारी चीज़ें स्वैप इन स्वैप आउट यहाँ चीज़ें देखने को मिल जाती है। और ये चीज़ें होती हैं मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। ठीक है, मेन मेमोरी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ लोड है, और सेकेंडरी मेमोरी मतलब जहाँ परमानेंटली चीज़ें सेव हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें हमने देखे। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट के कुछ मुख्य कार्य हैं। मेमोरी एलोकेशन, प्रोसेस को मेमोरी असाइन करना,
यानी कि स्टैटिक एलोकेशन हो जाता है और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब कि निश्चित टास्क निश्चित मेमोरी देना, डायनेमिक मतलब रन टाइम पे चीज़ें देना। मेमोरी डी एलोकेशन मतलब जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसको मेमोरी से हटाना, मेमोरी से रिलीज़ करना, मेमोरी डी एलोकेशन कहलाता है। मेमोरी प्रोटेक्शन मेमोरी की सुरक्षा करना, डेटा को प्रोटेक्शन करप्शन होने से बचाना। मेमोरी मैपिंग यानी वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से ट्रांसलेट करना। फ्रेगमेंटेशन हैंडलिंग मतलब मेमोरी जो वेस्ट है उसको रोकना। उसके बाद है स्वैपिंग। स्वैपिंग और पेजिंग के अंतर्गत देखें तो मेमोरी को मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में स्वैप इन स्वैप आउट करना। उसके बाद है जो प्रोसेस, एग्जांपल के लिए देखें तो प्रोसेस P1 को 100 KB मेमोरी चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी एलोकेट करेगा। फिर P1 टर्मिनेट है तो मेमोरी डी एलोकेशन होगा, 100 KB मेमोरी वापस ले ली जाएगी। और मल्टीपल प्रोसेस रन करना तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी प्रोटेक्शन और मैपिंग जो एंश्योर है वो कर देता है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा 4th यूनिट के अंतर्गत, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं, अंतर बताइए उदाहरण सहित। तो लॉजिकल फिजिकल एड्रेस की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे सीपीयू के पास पहुँचाने के पहले लॉजिकल एड्रेस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे मेन मेमोरी यूनिट के अंतर्गत जो मेमोरी यूनिट है उसमें आपको फिजिकल एड्रेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ दोनों चीज़ें जो डेफिनेशन के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉजिकल एड्रेस की। सीपीयू द्वारा जनरेट किया गया एड्रेस जो प्रोसेस की व्यू मेमोरी में लोकेशन, जो मेमोरी लोकेशन को दिखाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसे वर्चुअल एड्रेस स्पेस में हैंडल कर लेता है तो ये लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। इसे वर्चुअल एड्रेस भी बोल देते हैं। अगर प्रोसेस को 0x0010 लोकेशन चाहिए तो सीपीयू इसे लॉजिकल एड्रेस भेज देता है। और फिजिकल एड्रेस क्या होता है, जिसे रियल एड्रेस बोल देते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट उसके द्वारा लॉजिकल एड्रेस को ट्रांसलेट करके रैम में एक्चुअल लोकेशन में दिखाता है। तो रैम में जो लोकेशन होती है उसी को हम बोल देते हैं रैम की फिजिकल एड्रेस, ठीक है, या फिर उसको रियल एड्रेस बोला जाता है। अंतर की अगर बात करें तो जनरेट बाय लॉजिकल एड्रेस सीपीयू द्वारा जनरेट किया जाता है, और जो आपका फिजिकल एड्रेस है वो किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, वो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा जनरेट किया जाता है। प्रोसेस को दिखाई देता है लॉजिकल एड्रेस जो है प्रोसेस को दिखाई देता है, और फिजिकल एड्रेस एक्चुअल हार्डवेयर मेमोरी लोकेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा वर्चुअल एड्रेस स्पेस इसकी रेंज होती है लॉजिकल एड्रेस की, और फिजिकल रैम साइज़ यहाँ पे इस फिजिकल एड्रेस की रेंज होती है। मैपिंग रिक्वायर्ड के अंतर्गत देखें तो यस, लॉजिकल एड्रेस के अंतर्गत हाँ देखने को मिल जाता है मेमोरी मैनेजमेंट, और यहाँ पे फिजिकल एड्रेस के अंतर्गत ऑलरेडी फिजिकल लोकेशन पे ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आपको लॉजिकल का इस प्रकार देखने को मिल जाएगा और फिजिकल का इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी हम ये डायग्राम देखें तो डायग्राम आप बना सकते हैं। सीपीयू द्वारा जनरेट किया जाता है वो हो गया लॉजिकल एड्रेस, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के द्वारा जनरेट किया जाता है वो हो जाता है फिजिकल एड्रेस, और फिजिकल एड्रेस यहाँ रैम में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखें एग्जांपल के लिए, तो जो प्रोसेस P1 है उसको लॉजिकल एड्रेस 0 से 100 KB दिया जाएगा। सीपीयू लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे अगर देखें तो 0x20 जनरेट करता है, और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ट्रांसलेट करेगा और फिजिकल एड्रेस में इसको इस प्रकार बदल देगा रैम में, ठीक है। और डेटा फैच होगा और या स्टोर होगा फिजिकल एड्रेस पर ही यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है पेजिंग और सेगमेंटेशन क्या है, दोनों में अंतर बताइए। तो पेजिंग और सेगमेंटेशन के अंतर्गत देखें तो देखिए यहाँ पे पेजिंग अलग अलग भाग में बांटना जो मेमोरी है उसके अंतर्गत देखने मिल जाते हैं, और सेगमेंटेशन अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। तो पहले हम पेजिंग के बारे में देख लेते हैं। पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें फिजिकल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें लॉजिकल मेमोरी ब्लॉक की जो प्रोसेस हो जाते हैं, और फिजिकल मेमोरी ब्लॉक जो रैम में होते हैं फ्रेम के साइज़ में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को ख़त्म करना, मेमोरी यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करना। जैसे प्रोसेस की लॉजिकल मेमोरी 4 KB पेज में डिवाइड कर दिया जाता है और रैम में फ्रेम एलोकेट कर लिया जाता है। सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो सेगमेंटेशन एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है ये भी, जिसमें प्रोसेस को लॉजिकल यूनिट में डिवाइड किया जाता है। देखिए फिजिकल में अगर डिवाइड कर रहा है तो वो हो गया पेजिंग, और लॉजिकल में डिवाइड कर रहा है तो वो हो गया सेगमेंटेशन। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो सेगमेंट मतलब फंक्शंस, एरे, डेटा स्ट्रक्चर आदि लॉजिकल यूनिट है, ये सब जो है आपके सेगमेंटेशन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए सेगमेंट 0, 3, 2 है, इसके अलावा देखिए 1 है, 4 है, अलग अलग सेगमेंट हो सकते हैं। प्रोग्रामर के व्यू के हिसाब से प्रोसेस को मैनेज करना आसान हो जाता है। तो सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, इस प्रकार से कोड, डेटा स्टैक, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। दोनों में यहाँ पे अंतर देख लेते हैं।
मेमोरी डिवीज़न की अगर बात करें तो पेजिंग फिक्स्ड साइज़ के होते हैं, जैसे 4 KB बात कर लें, और ये जो है वेरिएबल के साइज़ के सेगमेंट होते हैं सेगमेंटेशन के अंतर्गत। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन में एलिमिनेटेड होते हैं और यहाँ पे ये पॉसिबल होते हैं। लॉजिकल व्यू तो पेजिंग में पॉसिबल अनवेयर ऑफ फिजिकल मेमोरी, और यहाँ पे जो है प्रोग्रामर लॉजिकल व्यू मेंटेन कर लेता है, क्योंकि ये जो हो जाते हैं आपके लॉजिकल रूप से हो जाते हैं सेगमेंटेशन। एड्रेस स्ट्रक्चर की बात करें तो पेज नंबर प्लस पेज ऑफसेट होते हैं, और यहाँ पे जो सेगमेंट है, नंबर है, सेगमेंट ऑफसेट है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा यूज़ केस में एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन के लिए पेजिंग यूज़ किए जाते हैं, और कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के लिए सेगमेंटेशन यूज़ किए जाते हैं। एग्जांपल के लिए 4 KB पर पेज पेजिंग है, और कोड सेगमेंट में 10 KB, डेटा सेगमेंट में 6 KB, अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है, वर्चुअल मेमोरी क्या है, डिमांड पेजिंग क्या है, और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है। तो वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो ऐसी मेमोरी जो मेमोरी तो नहीं है परंतु फिजिकल मेमोरी का कुछ पार्ट हमने ले लिए हैं, वो वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। तो कुछ इस प्रकार देखें, वर्चुअल मेमोरी जो उधार ले ली जाती है, फिजिकल मेमोरी का कुछ पार्ट जो करंट में प्रोसेस के लिए यहाँ पे काम आता है। तो वर्चुअल मेमोरी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क SSD को प्राइमरी मेमोरी रैम की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे सिस्टम में भी ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। प्रोसेस के लिए अधिक मेमोरी उपलब्ध कराना, मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ाना, फिजिकल मेमोरी लिमिटेशंस ओवरकम करना। एग्जाम्पल के लिए देखें तो प्रोसेस को 1 GB मेमोरी चाहिए पर रैम केवल 512 MB है, तो रिमेनिंग 488 MB कहाँ से ले ली जाएगी, सेकेंडरी डिस्क से, SSD से, और आवश्यकता अनुसार उसको उपयोग करके वापस ले जा लिया जाता है। तो ये कहलाती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। डिमांड पेजिंग की बात करें तो डिमांड पेजिंग में पेजेस को तभी रैम में लोड किया जाएगा जब प्रोसेस को एक्चुअली एक्सेस किया जाएगा, नहीं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखिए सेकेंडरी मेमोरी, और यहाँ पे जब भी डिमांड किया जाएगा, जैसे सबसे पहले देखिए CPU 1, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से देखिए प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास गई, फिर उसके बाद ये डिमांड करा, डिमांड को उसके बाद ये यहाँ से इसको लोड हुआ, 5वें में इसको लाया गया, और 6वें में ये इसको यूज़ कर लेगा। तो इस प्रकार से डिमांड पेजिंग हमको देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही आप देखोगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है पेज फॉल्ट ओकेयर, रिक्वायर्ड पेज डिस्क आपको देखने को मिल जाता है, या फिर पेज टेबल यहाँ पे अपडेट हो जाता है, एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो जाता है। फ़ायदे की बात करें तो एफिशिएंट मेमोरी यूज़ है, ओनली रिक्वायर्ड पेज लोडेड यहाँ देखने को मिल जाता है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो मुख्य रूप से जब रैम फुल हो जाए या नए पेज को लोड करना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी एग्जिस्टिंग पेज को यहाँ पे रिप्लेस करता है। जैसे यहाँ फीफो मिल जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, LRU रिसेंट लिस्ट, रिसेंटली यूज्ड, और ऑप्टिमल, 3 चीज़ें यहाँ मिल जाती है कॉमन एल्गोरिदम के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद हमको जो है एक और मिल जाता है LFU, मतलब लिस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, जो पेज कम यूज़ हुआ हो, एक्सेस हुआ हो, उसे रिप्लेस कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें एल्गोरिदम के अंतर्गत मिल जाती है। जैसे रैम में 3 पेज है A B C, और प्रोसेस रिक्वेस्ट D, फीफो A रिप्लेस करेगा उसको, LRU जो लॉन्गेस्ट टाइम से यूज़ नहीं हुआ है उसे रिप्लेस कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाता है आपको, मेमोरी एलोकेशन स्ट्रैटेजीज, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल यहाँ पार्टीशनिंग मिल जाती है। फिक्स्ड मतलब स्टैटिक और वेरिएबल मतलब होता है डायनेमिक। मेमोरी एलोकेशन स्ट्रैटेजीज के अंतर्गत मेमोरी एलोकेशन स्ट्रैटेजीज ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्राइमरी मेमोरी रैम को प्रोसेस को असाइन कर लिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन मिल जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग सपोर्ट मिल जाता है, फ्रेगमेंटेशन कम यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमको देखने को मिल जाता है टाइप्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, कंटीजियस और नॉन कंटीजियस। कंटीजियस में फिक्स्ड पार्टीशनिंग है और वेरिएबल पार्टीशनिंग है। फिक्स्ड के अंतर्गत देखें तो मेमोरी को फिक्स्ड साइज पार्टीशन में डिवाइड किया जाता है। वर्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है, हर पार्टीशन में एक प्रोसेस ही फिट होता है, और पार्टीशनिंग साइज फिक्स्ड, लार्जर प्रोसेस फिट नहीं होगी। इसके फ़ायदे क्या है, सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट, आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। घाटा यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, अगर कोई प्रोसेस पार्टीशन से छोटा है तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रैम जो है 1 MB की है, 4 पार्टीशन 256 KB हर एक के लिए, तो प्रोसेस जो है छोटा या बराबर होना चाहिए 256 KB के। ठीक है, वेरिएबल पार्टीशनिंग में देखें तो ये जो है वेरिएबल पार्टीशनिंग मतलब एक प्रकार से
प्रोसेस की साइज़ के अनुसार यहाँ पे जो है मेमोरी बदलते रहती है। प्रोसेस की साइज़ के अनुसार मेमोरी असाइन कर ली जाती है। फ्री होल की जो है लिस्ट मेंटेन की जाती है। इसके फ़ायदे क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कम, मेमोरी यूटिलाइजेशन बेटर, जो है कंपैक्टेशन की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती है। जैसे उदाहरण के लिए प्रोसेस P1 है 200 KB यहाँ पे असाइन किया गया और 200 KB रैम, प्रोसेस P1 के लिए 150 KB। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से यहाँ पे वेरिएबल पार्टीशनिंग देखने को मिल जाती है। इसके दोनों के अंतर देखें तो पार्टीशन साइज़ यहाँ पे फिक्स्ड होता है फिक्स्ड में, और यहाँ पे बदलते रहता है वेरिएबल में। फ्रेगमेंटेशन इंटरनल रूप से की जा सकती है और यहाँ पे एक्सटर्नल की जा सकती है। मेमोरी यूटिलाइजेशन लेस इफ़िशिएंट होता है और वेरिएबल में अगर देखें तो मोर इफ़िशिएंट हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी लो फ्लेक्सिबिलिटी है फिक्स्ड में, और वेरिएबल में हाई फ्लेक्सिबिलिटी है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो काफ़ी सिंपल है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट यूनिट देखने को मिल जाती है हमको यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में देखें तो स्टोरेज एंड फाइल मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ देखने को मिल जाती है। पहला क्वेश्चन जिसमें FCFS है, SSTF है, SCAN है, C स्कैन है और लुक है। ठीक है, सभी चीज़ें हमको मिल जाती है। तो डिस्क शेड्यूलिंग क्या है? डिस्क शेड्यूलिंग वह टेक्निक है जिसके द्वारा मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के लिए डिस्क हेड मूवमेंट को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो देखिए हेड मतलब यहाँ पे देखिए रीड राइट हेड है, स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। हार्ड डिस्क के अंतर्गत भी हमने देखे थे ये चीज़ें। तो यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? डिस्क सीक टाइम कम करना, मतलब जो प्रोसेस है उसको जो मेन डाटा है वहाँ तक पहुँचने के लिए जो समय लगता है वो सीक टाइम कहलाता है। तो इस सीक टाइम को कम करना हो जाता है, थ्रूपुट बढ़ाना हो जाता है, रिस्पांस टाइम इंप्रूव करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। डिस्क हेड मूवमेंट के अंतर्गत रीड राइट हेड को सिलेंडर जो लोकेशन है उसके बीच में मूव करना। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो सीक टाइम को कम करना इसका उद्देश्य है। डिस्क एफिशिएंसी बढ़ाना होता है, फेयर रिक्वेस्ट हैंडल करना होता है, लेटेंसी को कम करना, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। कॉमन डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के अंतर्गत देखें तो हमने अभी देखे थे FCFS, ये सारी चीज़ें, SSTF, SCAN है, C सर्कुलर वाला है, फिर लुक है और C लुक है सर्कुलर वाला। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब रिक्वेस्ट अराइवल ऑर्डर में सर्विस होती है। पहले जो आई है उसी को रिक्वेस्ट पूरी की जाएगी, बाद में बाकी वाली। सिंपल है, फेयर है और इसमें हाई एवरेज सीक टाइम पॉसिबल देखने को मिल जाता है। रिक्वेस्ट क्यू जैसे 100 है, 50 है, 10 है, तो हेड एट 50 मूव, देखिए 50 है, फिर उसके बाद देखिए 100, फिर उसके बाद 50, फिर 10। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल जाती है। SSTF बोले तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट देखने को मिल जाता है। तो हेड उस रिक्वेस्ट को सर्व करता है जो सबसे फर्स्ट है, यानी कि सबसे पास में है, जिसके पास सबसे पहले पहुंच सकते हैं उसी को यहाँ पे चीज़ें मिलेगी। और यहाँ पे एवरेज सीक टाइम मिल जाता है। स्टारवेशन पॉसिबल फॉर दूर वाली रिक्वेस्ट के लिए स्टारवेशन या भुखमरी का जो है खतरा हो सकता है। फिर उसके बाद एलिवेटर एल्गोरिदम देखने को मिल जाती हैं। हेड एक डायरेक्शन में मूव करता है, रिक्वेस्ट सर्व करता है, एंड तक पहुँचने में यहाँ पे रिवर्स होता है। और यहाँ फेयर है, अवॉइड स्टारवेशन, एज रिक्वेस्ट वेट लॉन्गर सम टाइम। ठीक है, सर्कुलर स्कैन देखने को मिल जाता है। तो स्कैन जैसा ही है जैसे लेकिन जो एंड पर रिवर्स नहीं होता है ये। ठीक है, ये जो है हेड स्टार्ट पर जंप कर देता है। यूनिफॉर्म वेट टाइम मिल जाता है, फेयर हो जाती है। स्लाइटली हायर जो है सीक टाइम देखने को मिल जाता है स्कैन के। इसके बाद है लुक और सी लुक। तो ये जो है हेड सिर्फ है फर्दस्ट जो रिक्वेस्ट है उस तक मूव करेगा और रिवर्स होता है, एंड तक नहीं होता है। ठीक है, और सी लुक के अंतर्गत हेड फर्दस्ट रिक्वेस्ट तक मूव होता है, फिर स्टार्ट की तरफ जंप करता है। तो यहाँ पे लेस नेसेसरी मूवमेंट देखने को मिल जाता है। सभी में यहाँ कंपैरिजन आप देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे FCSS अराइवल ऑर्डर यहाँ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे क्लोजेस्ट रिक्वेस्ट मिल जाती है SSTF में, और यहाँ C स्कैन में वन डायरेक्शन और रिवर्स हो जाता है, C स्कैन में वन डायरेक्शन और सर्कुलर मोड में हो जाता है। लुक और सी लुक में फर्देस्ट रिक्वेस्ट और रिवर्स जंप यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है स्वैप स्पेस और डिस्क रिलायबिलिटी के बारे में लिखिए। स्वैप स्पेस क्या है भाई? स्वैप स्पेस वह डिस्क एरिया है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी के लिए टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ कर लेता है। ठीक है, स्वैपिंग एक प्रकार से देखें, मान लीजिए हमको
एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल को 10 दिए और एक दूसरे वेरिएबल को हमने 20 दिए। तो दोनों को आपस में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सी एक वेरिएबल लेना पड़ता है जिसमें आप ए की वैल्यू डालोगे और ए में बी की वैल्यू डालोगे और फिर बी में सी की वैल्यू डालोगे और सी को रिलीज़ कर दोगे। तो यहाँ पे स्वैप स्पेस वही एरिया है जो एक्सचेंज करने के लिए टेम्परेरी रूप से यूज़ किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखोगे स्वैप इन स्वैप आउट देखने को मिल जाता है। मेमोरी में जो चीज़ें रिलीज़ हो जाती है उसको स्वैप आउट कर लिया जाता है, स्वैप इन कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में। तो यहाँ पर रैम फुल होने पर प्रोसेस मेमोरी को टेम्परेरी डिस्क में स्टोर कर लिया जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे बढ़ जाती है, लार्ज प्रोसेस को हैंडल करना आसान हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए डेडिकेटेड स्वैप पार्टीशन, जो सेपरेट डिस्क पार्टीशन है। मान लीजिए हम लैपटॉप से कोई डाटा उठाकर डेस्कटॉप पे ले जाना चाहते हैं तो बीच में एक डिस्क हमने ले लिए एसएसडी या जो आपका एक्सटर्नल डिस्क है, तो वो कहलाती है आपकी क्या, एक प्रकार से डेडिकेटेड। और स्वैप फाइल सिस्टम में ही इसको क्रिएट कर लिया जाता है। जैसे रैम की बात करें तो 2 GB, प्रोसेस P1 के लिए ज़रूरत है 3 GB, तो 1 GB प्रोसेस डाटा जो है स्वैप स्पेस में स्टोर कर लिया जाएगा ताकि बाद में उसको मैनेज कर सकते हैं। डिस्क रिलायबिलिटी की बात करें तो डिस्क रिलायबिलिटी जो है डिस्क सिस्टम कंसिस्टेंटली करेक्ट डेटा स्टोर और रिट्राइव कर सकता है बिना फेलवर के। इसके बाद अगर देखोगे तो आपको फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, हार्डवेयर फेलवर यहाँ देखने को मिल जाता है। डिस्क हेड क्रैश हो जाता है, बैड सेक्टर्स आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर फेलवर के अंतर्गत फाइल सिस्टम करप्शन, पावर फेलवर के अंतर्गत जो है सडनली शटडाउन, डेटा लॉस चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसकी मेथड अगर देखें तो डिस्क रिलायबिलिटी इंप्रूव करने के लिए रेड मतलब रिडेंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, अलग अलग ढेर सारी डिस्क हम यूज़ कर सकें। कोई डेटा करप्ट हो, कोई डिस्क करप्ट हो तो दूसरे में आपको काम करने मिल जाए। रेगुलर बैकअप लेते हो, एरर चेक कोड ECC। इसके अलावा डिस्क मॉनिटरिंग टूल यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि डिस्क को देखते हुए यहाँ पे पता चलते रहता है सारी चीज़ें। नेक्स्ट मिल जाता है स्टेबल स्टोरेज इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टोरेज जो स्टेबल स्टोरेज है उसकी अगर बात करें तो पावर फेलवर है, सिस्टम क्रैश है, डिस्क फेलवर, इसके बाद भी आपका डेटा अगर सुरक्षित है तो उस समय ये जो है स्टेबल स्टोरेज की ज़रूरत हमको पड़ जाती है। तो आप इस प्रकार देखें तो देखिए आपको जो स्टेबल डेटाबेस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चीज़ अपडेट हो रही है, क्रैश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो पर स्टेबल स्टोरेज आपका जो है सुरक्षित रहेगा, डेटा आपका सुरक्षित रहेगा। क्रिटिकल डेटा का जो है परमानेंट और रिलायबल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। डेटा करप्शन और लॉस को प्रिवेंट करने के लिए चीज़ें देखने को मिल जाती है। डेटा नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत पावर ऑफ पर भी सुरक्षित होना चाहिए। एटॉमिसिटी, कंप्लीट राइट ऑपरेशन या कंप्लीट रोल बैक होना चाहिए। डिस्क फेलवर से प्रोटेक्टेड होना चाहिए। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो स्टेबल स्टोरेज है इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो स्टेबल स्टोरेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस सिस्टम में निम्न टेक्निक यूज़ किया जाता है। मिररिंग टेक्निक, 2 डिस्क अप्रोच यहाँ पे उपयोग की जाए, मतलब 2 डिस्क इंडिपेंडेंट डिस्क यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक साथ उपयोग की जाए, एक फेल हो गई तो दूसरी यहाँ काम कर सकें। राइट अहेड लॉग यानी लॉगिंग या जर्नलिंग यहाँ पे हो जिसके अंतर्गत डेटा अपडेट को पहले रिकॉर्ड कर दिया जाता हो, मेन स्टोरेज अपडेट कर दिया जाता हो। क्रैश होने पर लॉग से रिकवरी यहाँ देखने को मिल जाती है। इसका फ़ायदा अगर देखें डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन यहाँ पे हो जाती है। फिर एक और हो जाती है रिडेंडेंट स्टोरेज। रेड लेबल मतलब रेड 1, रेड 2, रेड 3 रिडेंडेंट, जो पैरिटी बिट है उसका यूज़ किया जा सके जैसे सरवाइव कराते हो, तो डिस्क फेलवर पर भी डेटा यहाँ सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिल जाता है फाइल कॉन्सेप्ट और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ फाइल कॉन्सेप्ट में अगर देखें फाइल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो जो है फाइल एक लॉजिकल स्टोरेज यूनिट है जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर किया जाता है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या डेटा सिक्वेंशियली स्टोर किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी हम फाइल स्टोर कर लेते हैं तो फाइल को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम फाइल सिस्टम बोल लेते हैं। ठीक है, तो फाइल को हम बना सकते हैं, फाइल को हम रीनेम कर सकते हैं, फाइल को मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीड राइट सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें देखिए नाम यूनिक नेम होना चाहिए, उसका एक प्रकार होना चाहिए, टेक्स्ट टाइप की है, बाइनरी टाइप है, इमेज है, वीडियो है। जैसे मान लीजिए हमने एक फ़ाइल बनाए file.txt, तो देखिए फ़ाइल एक नाम होना चाहिए, TXT मतलब उसका ये टाइप होना चाहिए, कितना जो है मेमोरी में साइज़ स्टोर कर रही है 10 KB। ठीक है, इसके अलावा उसकी लोकेशन कहाँ है, D ड्राइव है, C ड्राइव है, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन यहाँ पे देखनी पड़ती है। जैसे student.txt टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग स्टूडेंट डिटेल, photo.jpg इमेज फाइल है।
ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ फाइल में टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, EXE फाइल हो जाती है, .exe से इसको डिनोट किया जाता है, डायरेक्टरी फाइल हो जाती है। इस सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंतर्गत देखें तो स्पेशल फाइल है डायरेक्टरी, एक प्रकार का फाइल और सब डायरेक्टरी को ऑर्गेनाइज करके लिस्ट बनाता है। फाइल मैनेजमेंट आसान होता है, हायरार्चिकल ट्री स्ट्रक्चर में डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। फाइल सर्च और एक्सेस यहाँ पे फास्ट हो जाता है। टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब सिंगल लेवल डायरेक्टरी, और यहाँ पे देखेंगे तो सभी फाइल एक ही डायरेक्टरी में स्टोर हो जाती है, जैसे सी ड्राइव है। सिंपल देखें तो, लेकिन बड़ी संख्या में फाइल्स होने पर यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। जैसे सिंगल लेवल में आप देखेंगे तो जेपीजी वाली जेपीजी में, टीएक्सटी वाली टीएक्सटी में, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा डॉट टेक्स्ट है। इसके अलावा एग्जांपल के लिए देखें रूट डायरेक्टरी में सारी चीज़ें स्टोर हो गई। टू लेवल में क्या हो जाता है, एक डायरेक्टरी, उसके अंदर सब डायरेक्टरी और फिर फाइल्स हो जाती है। तो हर यूज़र के लिए अलग अलग डायरेक्टरी हो जाती है, नाम कॉन्फ्लिक्ट होने की समस्या नहीं होती। यूज़र 1 की सारी फाइल अलग है, यूज़र 2 की सारी फाइल और यूज़र 3 की सारी फाइल अलग अलग है। तो ये 2 लेवल की डायरेक्टरी हो जाती है। इसके अलावा ट्री स्ट्रक्चर में देखें तो ट्री स्ट्रक्चर में एक डायरेक्टरी, फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्टरी, इसके बाद फिर तीसरी डायरेक्टरी, इस प्रकार से फिर इस प्रकार से ट्री स्ट्रक्चर सब डायरेक्टरीज मिल जाती है हमको। तो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी बाद फिर सब डायरेक्टरी, फिर इसके बाद लास्ट में जाकर हमको फाइल मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। असाइक्लिक में क्या होता है, ट्री लेवल ही होता है, पर एक ही डायरेक्टरी या एक ही फाइल मल्टीपल डायरेक्टरी से कनेक्टेड हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिल जाता है हमको, ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोटेक्शन है मैकेनिज्म है और इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षित रखने का कुछ मैकेनिज्म होता है, जैसे मान लीजिए एक टेक्निक है, और जो जितने भी रिसोर्सेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं या मिसयूज़ होते हैं, उन सभी से बचाने के लिए इन मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत देखें तो सिस्टम की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाता है। अनऑथराइज यूज़र प्रोसेस को क्रिटिकल रिसोर्स एक्सेस से रोक दिया जाता है। मल्टीपल यूज़र्स और प्रोसेस के बीच में सेफ रिसोर्स शेयरिंग कर ली जाती है। सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। इसके अंतर्गत कुछ टाइप्स है, जैसे यूज़र का ऑथेंटिकेशन, आईडी और पासवर्ड वेरीफाई करेगा तभी लॉगिन होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल, भाई डायरेक्टरी जो एक प्रकार से जितनी भी फाइल्स है उनमें रीड राइट ऑपरेशन होते हैं, तो किसको क्या परमिशन देना है वो भी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है। एनक्रिप्शन, किस यूज़र को कौन सी फाइल रीड करवाना है, सेंसिटिव डाटा है, अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए उसको एनक्रिप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी प्रोटेक्शन, पूरी मेमोरी को लॉक कर लिया जाता है ताकि लिमिटेड लोग उसको यूज़ कर सकें पासवर्ड से। सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन मिल जाता है। इनपुट आउटपुट और सीपीयू एक्सेस के लिए प्रिविलेज मोड यहाँ पे हो जाता है, कर्नल मोड, यूज़र मोड, चीज़ें देखने को मिल जाती है। कुछ इसके फ़ायदे हैं, जैसे सिक्योरिटी, अनऑथराइज एक्सेस और मैलिशियस जो अटैक है उससे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान की जाती है। इंटीग्रिटी, डेटा और रिसोर्स कंसिस्टेंट और रिलायबल हो जाते हैं। फेयरनेस, जो मल्टीपल यूज़र है यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रोसेस है उसको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। सिस्टम स्टेबिलिटी यहाँ बढ़ जाती है ताकि सिस्टम क्रैश होने से बचाया जा सके। तो यहाँ पे सिंपल अगर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैकेनिज्म में जो प्रोटेक्शन है वो सिस्टम के रिसोर्सेज है अनऑथराइज एक्सेस से उसको बचाता है, ताकि यहाँ पे हमको चीज़ें सुरक्षित मिल सके। यूज़र अथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, एनक्रिप्शन है, मेमोरी प्रोटेक्शन है, यहाँ पे सीपीयू इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन है, सारी चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं। तो हमने एक सुपर फास्ट तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखे हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट नोट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और इस जो आईएमपी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो भी आप पढ़ना नहीं भूलना एक बार, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।